नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। बिहार में चुनाव एक तरीके से लग रहा है जैसे समापन के अवसर पर आ गया। कोई भी राजनीतिक दल अपने पत्ते खोल नहीं पा रहा है। नामांकन के पहले चरण की प्रक्रिया में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, और अगर इन 2 दिनों में नामांकन पूरे नहीं हुए तो हो सकता है कि 1-2 उम्मीदवार निर्दलीय भी जीत जाए। बीजेपी अपने 71 उम्मीदवारों की सूची घोषित कर चुकी है। 100 के आसपास प्रशांत किशोर घोषित कर चुके हैं। जदयू की भी एक सूची आ गई है, लेकिन कांग्रेस, आरजेडी, सीपीएम, इन सबका लता पता नहीं है। ये इस चक्कर में रहे कि शायद नीतीश उधर से टूटेंगे तो इधर आएंगे, तो फिर अगर नीतीश आए तो काम कैसे बनेगा। तो इन्होंने जो बी फार्म बांट दिए थे वो भी वापस मंगा लिए। लेकिन नीतीश तो गुरु ठहरे। रात में उन्होंने बात की राहुल गांधी से, रात में बात की उन्होंने तेजस्वी से, और यह मामला बिगड़ता चला गया। इस समय तक जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक राहुल गांधी से नीतीश कुमार की 2 बार बात हुई, तेजस्वी से 1 बार बात हुई। इस बात के बाद कांग्रेस थोड़े ठंडे बस्ते में गई, और यहां तक तैयारी थी कि कांग्रेस 40 सीट पर भी लड़ लेगी। आरजेडी भी 90 और 100 पर रेडी था। नीतीश भी 90-100 पर रेडी थे। बाकी जो बची 29 सीटें उस पर सीपीएम माले दोनों को सेट करने का प्रोग्राम था। लेकिन अंतिम दौर में सुनने में आ रहा है कि बीजेपी ने 3 उम्मीदवार अपने वापस ले लिए हैं, और नीतीश को अब 103 सीटें लड़ने का ऑफर दे दिया है। अभी ये कितनी सच्चाई है इसकी विधिवत जानकारी नहीं आई है। लेकिन अब कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस में वो कौन स्लीपर सेल है जो कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं? कांग्रेस के वो कौन से ऐसे घटक दल, घटिया हैं जो जीती हुई कांग्रेस को हर जगह हरा देते हैं? यही काम उन्होंने हरियाणा में किया, यही काम उन्होंने महाराष्ट्र में किया, यही काम उन्होंने लोकसभा में किया। सरकार बनते बनते उन्हीं स्लीपर सेलों की वजह से रह गई। आखिर राहुल गांधी अब तक ये तय क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि स्लीपर सेल कब तक कांग्रेस को धता बताते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रखेंगे? या फिर राहुल गांधी फाइनल कर दें कि मैंने तो डील कर लिया भारतीय जनता पार्टी से कि हमने 65 वर्ष राज किया था, तुम भी 45 वर्ष कर लो, और तभी बार बार 47 तक की बीजेपी बात करती हो। 14 में आई है, 47 तक की बात करती है, यानी 35 साल तक रहेगी। तो बता तो दें जनता को। जनता परेशान है, जनता महंगाई से परेशान है, जनता बेरोजगारी से परेशान है, जनता बढ़ते आर्थिक बोझ से परेशान है। सोना मालूम है आपको 1,25,000 रुपया कल क्रॉस कर गया है। चांदी 2 लाख पहुंचने जा रही है, और आम आदमी की रोजी खत्म होती चली जा रही है। जो अमीर है वो अमीर होता चला जा रहा है, जो गरीब है गरीब होता चला जा रहा है। बीच की खाई यूं हो गई है, बिल्कुल यूं, एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है। और कांग्रेस का स्लीपर सेल मस्ती से अपना काम किए जा रहा है। सरकार नहीं बनने देंगे। ऐसी हवा बिगड़ रही है कि कांग्रेस का बंटा ढार ना हो जाए, पहले से भी कम सीटें ना हो जाए। क्या खबर है संतोष पाठक जी? देखिए, बिल्कुल शिव जी, आज जो आपने मसला उठाया, जो मुद्दा उठाया है, वो बहुत जरूरी है, लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि लोकतंत्र के लिए ये कहा जाता है कि जितनी आवश्यकता लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए मजबूत सरकार की होती है, उतनी ही आवश्यकता लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए मजबूत विपक्ष की होती है। और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी अभी देश की सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टी है, जिनके नेता के तौर पर राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा मिला हुआ है। और ये विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो सत्तारूढ़ दल पर, यहाँ तो गठबंधन है, लेकिन गठबंधन में भी बीजेपी का अपर हैंड है, तो सत्तारूढ़ दल पर वो दबाव बनाए रखे। राहुल गांधी दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, सड़कों पर उतरकर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, और अचानक जब चुनावी मौसम नजदीक आता है तो फिर सब कुछ एक के बाद एक गड़बड़ होने लगता है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि अगर जनता दल यूनाइटेड देखे बिहार में क्या कुछ हो रहा है। कल भारतीय जनता पार्टी ने अपने 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। आज जनता दल यूनाइटेड ने अपने 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। और अगर आप दोनों को देखें कि बीजेपी ने जो पहली सूची जारी की, उसमें कई दिग्गज नेताओं का उन्होंने टिकट काट दिया, 3 दिग्गज नेताओं का टिकट उन्होंने काट दिया।
अपने विधानसभा स्पीकर नंद किशोर यादव का टिकट उन्होंने काट दिया। और नंद किशोर यादव की बात मैं आपको बताऊं, जिस जमाने में लालू यादव से सीधा मुकाबला था और भारतीय जनता पार्टी ने यादवों के सामने एक नया यादव चेहरा रखा था, उसमें नंद किशोर यादव थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं 1998। ऐसे दिग्गज नेता का टिकट काटा क्योंकि चुनावी जीत हार की संभावनाओं को वो पुख्ता देखते हैं। और आज जो जनता दल यूनाइटेड ने जो 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, नीतीश कुमार एक बार फिर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और नीतीश कुमार ने इस जो सूची है उसमें 3 बाहुबलियों को टिकट दिया है, अनंत सिंह समेत। अनंत सिंह ने हालांकि नामांकन कर दिया है। 5 मंत्रियों को भी मैदान में उतारा है। और जिन बड़े दिग्गज नेताओं की बात कही जा रही थी, आप देखिए मोकामा से अनंत सिंह, एकमा से धूमल सिंह, और कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे को टिकट दिया है। और सराय रंजन से विजय कुमार चौधरी जो उनके करीबी नेता थे, उनके बेटे के चुनाव लड़ने की सूचना थी, लेकिन उन्होंने विजय चौधरी को ही फिर से चुनाव में उतारा है। और जिस सीट को, हिलसा सीट को लेकर जो सबसे बड़ा विवाद हो रहा था ना शिव जी, कल हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि वो लोजपा के खाते में गई थी, लेकिन उस हिलसा विधानसभा सीट से ही 12 वोटों से जो चुनाव जीते थे कृष्ण, माफ कीजिएगा, कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया को नीतीश कुमार की पार्टी ने फिर से हिलसा से टिकट दे दिया है। यानी चिराग पासवान की पार्टी को जो सीटें मिली थी, उन सीटों को अपने कब्जे में लेते हुए नजर आ रहे हैं। महेश्वर हजारी जो कि मंत्री थे, उनके टिकट कटने की सूचना थी, लेकिन उनको फिर से टिकट नीतीश कुमार ने थमा दिया है। तो एक तरफ वहां विवाद है। कल जो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा नथिंग इज वेल दिस टाइम, नथिंग इज वेल दिस टाइम इन एनडीए। उसके बाद नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, तमाम नेता सम्राट चौधरी उनको मनाने पहुंचे। फिर देर रात उनकी बात करवाई गई अमित शाह से, और फिर हुआ कि दिल्ली आइए। आज वो दिल्ली आ गए हैं। अभी थोड़ी देर बाद उनकी अमित शाह से मुलाकात होनी है। अब अमित शाह से मुलाकात के दौरान क्या चिराग पासवान भी रहेंगे? क्या चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की 1-to-1 मुलाकात होगी? इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन खबरें यहां तक आ रही है, जब नीतीश कुमार बिफर गए थे और संजय झा और राजीव रंजन सिंह और प्रहलाद सिंह को भगा दिया था, तो प्रधानमंत्री ने भी फोन किया था नीतीश कुमार को। अब एक तरफ देखिए कि प्रधानमंत्री फोन कर रहे हैं, जीतन राम मांझी को भी फोन किया, नीतीश कुमार को भी फोन किया। दूसरी तरफ देखिए कि तमाम नेताओं की ड्यूटी बिहार में लगाने के बावजूद जैसे ही मामला फंसा, तुरंत अमित शाह इंटरवीन कर जाते हैं। ये एनडीए गठबंधन की एक तरह से ताकत कह सकते हैं आप इसको, स्ट्रेंथ कह सकते हैं आपको। आप तमाम कमियों के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन अब उसके विपरीत आइए, महागठबंधन में क्या हुआ? राहुल गांधी ने वोट चोरी को मुद्दा बनाया। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली 16 दिन की उन्होंने, सासाराम से लेकर पटना तक। पटना में ही उन्होंने हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कही। और उसके बाद बिहार के एक एक जिले में एक एक मंडल के मतदाताओं के मुंह पर वोट चोरी का मसला उठता हुआ नजर आया, वोट चोरी का मसला उनकी जुबान पर चढ़ता हुआ नजर आया। बिहार में वोट चोरी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनता हुआ नजर आया। यहाँ तक कि अमित शाह जब गए और लोगों से पूछा उन्होंने अपनी जनसभा में कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी आए थे, क्या मुद्दा उन्होंने उठाया, तो लोगों ने खड़े होकर कह दिया कि वोट चोरी का मुद्दा उठाया। यानी अमित शाह के सामने ही वो मुद्दा बड़ा बनता हुआ नजर आया। और उसके बाद क्या हुआ? राहुल गांधी विदेश चले गए। यहाँ गठबंधन को लेकर बातचीत शुरू रही कि 70 सीटों से नीचे कांग्रेस मान नहीं रही, 50 सीटें तैयार हो गई है राष्ट्रीय जनता दल देने के लिए। ये तमाम अंतर विरोध चलते रहे। उसके बाद राहुल गांधी विदेश से वापस आए। खबर आई कि तेजस्वी यादव का जो पूरा परिवार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, पूरा परिवार दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए आएगा। तो उस दिन उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हो सकती है। लेकिन उनकी मुलाकात किससे हुई? कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से। अब आप इसका थोड़ा सा प्रोटोकॉल देख लीजिए, राहुल गांधी कर क्या रहे थे? राहुल गांधी दिल्ली में कर क्या रहे थे? और सीट बंटवारे का जब पेच फंसा, तो शीर्ष स्तर पर उन्हें इंटरवीन करके इस सीट बंटवारे के पेच को सुलझा लेना चाहिए। 2-4-5 सीटें आगे पीछे हो सकती है, लेकिन मूल मकसद क्या है? जब इसी साल जनवरी के महीने, 2025 के जनवरी के महीने में, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है 17 या 18 जनवरी था शिवजीत, पहली बार जब राहुल गांधी गए थे पटना, लालू यादव के परिवार से मिले, उससे पहले कांग्रेस नेताओं को संबोधित किया उन्होंने सदाकत आश्रम में। उन्होंने सीधे कहा कि सीट बहुत मायने नहीं रखती है, हमें भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की एनडीए गठबंधन की सरकार को बिहार में सत्ता में हराना है, उन्हें सत्ता से बाहर करना है। और ये बात राहुल गांधी लगातार बिहार की कांग्रेस की बैठकों में कहते रहे। लालू यादव से मुलाकात की तब भी उन्होंने यही बात कही। तो सीट बंटवारे का पेच फंसा तो राहुल गांधी इंटरवीन करते हुए क्यों नजर नहीं आए? ये कहा गया कि मुकेश सहनी को ज्यादा सीटें देने से नाराज थे। अब राहुल गांधी ने जो 16 दिन की वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी शिवजी,
चेहरे बदलते रहे। भाई तमिलनाडु के मुख्यमंत्री गए एम के स्टालिन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री गए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री गए, अखिलेश यादव गए, प्रियंका गांधी गई, लेकिन दो चेहरे उनके साथ हमेशा नजर आए, एक तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और दूसरे वीआईपी के मुकेश साहनी। अगर मुकेश साहनी को ज्यादा सीटें देने से ऐतराज था तो सीधे शीर्ष स्तर पर बातचीत हो जाती। और आज भी ये मान के चल लीजिए कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में अगर बातचीत हो जाए, सोनिया गांधी और लालू यादव में अगर बातचीत हो जाए, तो ये पूरा का पूरा मसला सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फिर सवाल ये हो रहा है कि केसी वेणुगोपाल ने क्या कैसे तय कर लिया कि वो तेजस्वी यादव से बात करेंगे? किसने ये तय किया कि राहुल गांधी को उस दिन तेजस्वी यादव से नहीं मिलना चाहिए? अगर मुलाकात हो जाती तो एक बड़ा संदेश जाता, दोनों पार्टियों के कैडर में बड़ा संदेश जाता। आप देखिए कि पटना में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई, मंडल स्तर तक जाकर जो गठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दल है, जो मुख्य राजनीतिक दलों की बात मैं कर लूं, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई वाले, सीपीएम, सीपीआई, बाद में इसमें वीआईपी के मुकेश सहनी आ गए। तो ग्राउंड जीरो पर जाकर कम्युनिकेशन स्थापित करना था, बेहतर कोऑर्डिनेशन स्थापित करना था, एक मुद्दे तय करने थे, प्रचार का साझा प्रचार का तंत्र तय करना था, साझा प्रचार के मुद्दे तय करने थे। और हालत ये हो गई कि तेजस्वी यादव दिल्ली आते हैं, राहुल गांधी दिल्ली में होते हुए भी तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं करते हैं। और यही सवाल उठता है कि कांग्रेस में कौन है जो उनके नतीजों को प्रभावित कर रहा है। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, पता नहीं राहुल गांधी क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, मुझे पता नहीं। याद कीजिए महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव, उससे पहले 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था। जो विपक्षी गठबंधन था, कांग्रेस पार्टी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, इन्होंने बीजेपी के गठबंधन का सूपड़ा साफ कर दिया था। हरियाणा में भी लेने के देने भारतीय जनता पार्टी को पड़ गए। बिहार में भी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई। देश के कई राज्यों में संतोष जी, तो क्या कांग्रेस चुनाव से पहले चुनाव लड़ती है या बाद में? ये तो तय हो जाए। भूमिका तो बनाती है, छप्पर तो उठाती है, लेकिन छप्पर ठिकाने पे पहुंचने से पहले छप्पर को नीचे ही खींच लेती है। कहती है तोड़ लो, अब उठेगा नहीं, नीचे उतार के इसे जला दो, कुछ और जुगाड़ देखेंगे। नहीं, उसी पे आ रहा हूं। अब देखिए महाराष्ट्र में जीता जिताया चुनाव, लोकसभा में जीत चुके थे। विधानसभा चुनाव के समय आपके प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले अड़ गए कि नहीं हमें ये सीटें चाहिए, इतनी सीटें चाहिए। गठबंधन में जो दरार पैदा हुई, उसके बाद हमने देखा कि बीजेपी ने कितनी बड़ी जीत हासिल कर ली। आप वोट चोरी का आरोप लगा सकते हैं, आप कई तरह के आरोप लगा सकते हैं, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ही गठबंधन में दरार पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हरियाणा विधानसभा चुनाव जीता जीता चुनाव, हरियाणा में सभी जाति समुदायों के लोगों में गुस्सा था, बहुत गुस्सा था। इसीलिए तो मुख्यमंत्री बदला था। नहीं तो बताइए मोदी जी जो दोस्त उनको बाइक पर बिठा के घुमाते थे, मनोहर लाल खट्टर को क्यों हटाते मुख्यमंत्री पद से? क्योंकि गुस्सा था। बीजेपी हारने वाली थी, कांग्रेस जीतने वाली थी। अचानक कुमारी शैलजा खड़ी हो जाती है, इंटरव्यू देना शुरू कर देती है, मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद हो जाता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जरिए भी कई कहानी आती, कहा यह भी जाता है कि सर्वे में खेल करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलवाया और जीता जिताया चुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी हरियाणा में हार। और यही नहीं, जिस गुजरात में जाकर कुछ महीने पहले राहुल गांधी ने यह कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट, भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल कांग्रेस पार्टी में काम करते हैं और ऐसे 20, 25, 30, 35, 40 नेताओं को बाहर का दरवाजा दिखाना पड़े तो हमें दिखा देना चाहिए। उसी गुजरात में 2017 के विधानसभा चुनाव में, मैं फिर दोहरा, लंबे अरसे बाद 1995 के बाद भारतीय जनता पार्टी कभी हार नहीं रही थी वहां, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हारने की नौबत आ गई थी। बड़ी मुश्किल से 182 सदस्यीय विधानसभा में जहां 92 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, वहां 99 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेके आई। बड़ी मुश्किल से कांग्रेस पार्टी ने 100 से नीचे ढकेल दिया। आखिरी के जो सूरत वाले बेल्ट में आखिरी चरण का चुनाव था, अगर उस दौरान राहुल गांधी के कार्यक्रमों को ढंग से तय किया जाता तो शायद इतनी बुरी हालत नहीं होती। दिल्ली का विधानसभा चुनाव याद कीजिए, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जितने मामले चले थे, उन भ्रष्टाचार के मामलों को सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने उठाया था। लेकिन उसमें खबर आई कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की रैली का कार्यक्रम उस तरह से तय नहीं किया गया जिससे कांग्रेस को फायदा हो। तो सवाल ये उठता है कि कौन है जो प्रियंका गांधी की रैली का कार्यक्रम तय कर रहा था? गांधी परिवार के सदस्य हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। और वही खेल अब बिहार में आ गया। और इसलिए मैंने कहा कि जो मोमेंटम बना था, जो एक तरह से लहर बनी थी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, विपक्षी इंडिया गठबंधन के पक्ष में, कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से वो मोमेंटम गवा दिया, वो जो बढ़त थी वो गवा दी। और इसके लिए सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के अंदर जो बीजेपी के स्लीपर सेल जिम्मेदार हैं, वो मान लीजिए आप, जो राहुल गांधी का कार्यक्रम तय करते हैं,
जो राहुल गांधी का शेड्यूल तय करते हैं, जो राहुल गांधी को ये बताते हैं कि उनको तेजस्वी यादव से मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अरे तेजस्वी यादव आप माने या ना माने, लेकिन जनता, राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता है, जब भी सरकार बनेगी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। और यही लालू यादव ने, यही लालू, हाल यही हाल लोकसभा में हुआ जब अखिलेश यादव को लेकर रोज बातें बनी। आपने देखा, एक दिन रह गया था पर्चा फाइलिंग का, कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिले तो सपा ने अपने नेता देकर पर्चा फाइल करवाया। आखिर कांग्रेस ही कब सुधरेंगे? तुम पूरा 5 साल तय ही नहीं कर पाते किसे क्या करना है। भाई कल पर्चा फाइल की, परसों लास्ट डेट है और अब तक आप एक उम्मीदवार घोषित कर नहीं पाए हो। कितने दिन मिलेंगे उम्मीदवारों को? 15 दिन। किस किस गांव में पहुंच जाएगा? कहां कहां धमक बना देगा? क्या मजाक बना दिया है। मतलब या तो कांग्रेस ये कहे कि मुझे चुनाव लड़ना ही नहीं है, सत्ता बीजेपी को देनी है, तय करे राहुल गांधी, फिर ये वोट चोरी और नरेंद्र मोदी और फलाने बातें कहना बंद कर दें। अरे देश की जनता को कोई नया नेता है निकल के मैदान में? जब कोई निकलने को मन करता है तभी आप एक यात्रा लेके चल पड़ते हो। क्योंकि बड़ी पार्टी के नेता हो, आपका आभा मंडल है, आपका एक ओहरा बन गया है, उस ओहरे के पीछे लोग दौड़ पड़ते हैं। आपको लगता है कि हम ही सर्वे सर्वा हैं। और जब चुनाव लड़ना आता नहीं है तो काहे को लड़ते हो? चुनाव ही लड़ना नहीं आता, पहलवान है साहब घामा, कुश्ती में जांगिया बांध के छोड़ दो तो भाग जाते हैं कि क्यों, किताब नहीं आते हैं, फिर क्यों कुश्ती का नाम लिया, क्यों पहलवान बने हो? और भैया एक पार्टी ऐसी है जो 24 आवर चुनाव पर काम करती है। अभी बिहार का खत्म नहीं हुआ, बंगाल पर काम शुरू हो गया है। बंगाल में काम अभी शुरू नहीं हुआ है, तब तक उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया। और एक तुम्हारी पार्टी है, 1 महीने पहले रेडी होते हो और 15 दिन पहले हवा निकल जाती है, जीत के घर बैठ जाते हो, शपथ ग्रहण करने लगते हो, पता लगता है बंटा ढार हो गया। हरियाणा में यही हुआ। हरियाणा में चुनाव के दौरान मंत्री पद बंटने लगे। आपको याद होगा तब तो आप बाकायदा कवर कर रहे थे 2019 में, कौन गृह मंत्री बनेगा, कौन विदेश मंत्री बनेगा, इसमें जूतम पेजार हो रही थी कांग्रेस में। सीटें आई 54, गृह मंत्री का ख्वाब देख रहे हो। तो आखिर कांग्रेस कब बदलेगी? कौन है स्लीपर सेल? ये राहुल गांधी बताएं या फिर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी से सौदा कर लिया इस देश को बर्बाद करने की, और बाहर आके चिल्लाने लगते हैं कि नहीं 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 ये चोर वो चोर। क्या खुद को जेल से बचाने के लिए सौदा तो नहीं किए? जो काम हम बी पार्टी मायावती पर लगाते हैं आरोप, तो बी पार्टी राहुल गांधी तो नहीं है। ये राहुल गांधी को तय करना पड़ेगा। आपके कह देने से नहीं होता है कुछ भी। जब चुनाव का नंबर आता है तो कांग्रेस में जूतम पेजार होती है। जूतम पेजार सब दलों में होती है, लेकिन तेजस्वी को साथ लेके आपने यात्रा क्यों निकाली जब तेजस्वी से बात नहीं करनी थी? अकेले निकालते। आम जनमानस को मूर्ख समझ लिया, वैसे ही सब उनके साथी मीडिया के लोग भी है। महिमा मंडन 24 घंटे, सवाल कुछ नहीं, सवाल बीजेपी से। और बीजेपी वाले जो महिमा मंडन करते हैं वो बीजेपी से सवाल नहीं करते, वो सवाल करते हैं विपक्ष से। कैसे चलेगा ये सब? अरे कांग्रेस अब तक क्यों नहीं उम्मीदवार घोषित कर पा रही है? अरे लड़ो 243 पे, किसने रोका है? बात वही है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। चुनाव लड़ना नहीं है और कह दो कि हरा दिया बीजेपी ने, वोट चुरा लिए, बीजेपी ने ये कर दिया। ये सब हमें फर्जी लगता है कभी कभी तो। अरे जाने से पहले लड़ते हो और लड़ने का नंबर आता है तो गायब हो जाते हो, विदेश चले जाते हो। क्या नौटंकी बना दी है, क्या भूमिका है? अरे 3-4 प्रदेश हैं जिन पर पूरे देश की राजनीति टिकी है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, और उसके बाद जो 2 दर्जे के राज्य आते हैं उनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। ये 4, 5, 6, 10, 8 राज्य जोड़ दो तो पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है केंद्र में। उन्हीं राज्यों में आप नदारद दो। अरे हरियाणा चला गया आपके हाथ से, महाराष्ट्र चला गया, बिहार चला गया, तो आपके साथ भीड़ भी नहीं आएगी। ये सुन ले राहुल गांधी कान खोल के। आप ऐसे थोड़ा ही काम चलता है कि आप हमारा मन आ गया तो हम यात्रा ले आएंगे, भारत को जोड़ देंगे, जब मन आएगा तो बीजेपी को सत्ता दे देंगे और भारत को तोड़ देंगे। और इसमें एक चीज देखिए शिव जी, मैं सीधे सीधे जरा कांग्रेस पार्टी का जो पूरा संगठन का जो ढांचा है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन फैसले सब जानते हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी करते हैं। सोनिया गांधी कभी कभी इंटरव्यू करते हैं। राष्ट्रीय संगठन महासचिव कौन है? केसी वेणुगोपाल साहब।
मीडिया कौन देख रहे हैं? जयराम रमेश, पवन खेड़ा, सुप्रिया सिंह। अब जरा देखिए, अभी कांग्रेस के नए मुख्यालय में कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया गया। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, राहुल गांधी से कहूंगा कि जरा वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट मंगवा के देख ले कि उन इन्फ्लुएंसर्स का बिहार के विधानसभा चुनाव से क्या लेना देना है आज की तारीख में। कुछ यूट्यूबर जो है वो यूट्यूब पर राहुल गांधी को विश्व का ब्रह्मांड का ठीक उसी तरह से सबसे बड़ा नेता बताने में जुटे हुए हैं जिस तरह से नरेंद्र मोदी को मेन स्ट्रीम मीडिया या गोदी मीडिया बताने में जुटे। अब यूट्यूबर्स के भरोसे तो चुनाव नहीं जीता जा सकता। विदेश यात्रा पर जाकर आप माहौल बना सकते हैं, लेकिन चुनाव तो जमीनी धरातल पर उतरकर ही लड़ा जा सकता है। और ये बात बिल्कुल सच है कि क्षेत्रीय दल ही भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे आप उठाकर देख लीजिए, तमिलनाडु में कौन? डीएमके ना हो तो क्या कांग्रेस लड़ रही है क्या? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने नहीं हराया, अखिलेश यादव ने हराया। पश्चिम बंगाल में कौन बीजेपी को हरा रहा है? तृणमूल कांग्रेस हरा रही है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार अड़े हुए हैं। बिहार में तेजस्वी यादव एक बड़े फोर्स है, एक बड़ी ताकत है। राहुल गांधी इसको मानने को पता नहीं क्यों तैयार नहीं। या उनके इर्द गिर्द के लोग कौन है? कौन है जो उनका मेल देखता है? कौन है जो राहुल गांधी का अपॉइंटमेंट देखता है? कौन है जो ये तय करता है कि किस नेता को राहुल गांधी से मिलना चाहिए, किस नेता को नहीं मिलना चाहिए? हम हेमंता बिस्व शर्मा की बिस्कुट वाली थ्योरी और कुत्ते वाली थ्योरी को अगर अलग निकाल दे तो कांग्रेस के कई नेताओं का ये मानना है कि राहुल गांधी से मिलना मुश्किल है। और ये बात सही है कि मिलना मुश्किल है। उनके इर्द गिर्द के लोग जो उनको सलाह देते हैं, उन सलाह का नतीजा हम सब देख रहे हैं कि लगातार चुनाव दर चुनाव हारने का रिकॉर्ड राहुल गांधी बनाते जा रहे हैं। आप एक बार देख लीजिए, वोट चोरी एक गंभीर मसला है, लेकिन कर्नाटक के लोकसभा के महादेवपुरा विधानसभा का जो जिक्र उन्होंने किया, क्या उसकी जिम्मेदारी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की नहीं थी? सरकार किसकी थी वहां? आपकी राज्य सरकार है, आपके अधिकारी है, फिर भी आप इसको नहीं रोक पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है ना। कोई ना कोई तो बीजेपी से मिला हुआ है ना, कोई ना कोई तो बीजेपी के पेरोल पे काम कर रहा है ना। और आप खुद इसको एक्सेप्ट कर चुके हो गुजरात में जाके कि बीजेपी के स्लीपर सेल, बीजेपी के एजेंट आपकी पार्टी के अंदर है। आप बुजुर्ग नेताओं को किनारे करने की बात करते रहे, लेकिन हरियाणा में आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को किनारे नहीं कर पाए, फिर से उनको आपको विपक्ष का नेता बनाना पड़ा। आप कौन से राज्य में दिग्गज नेता को किनारे कर पा रहे हो? मध्य प्रदेश में कमलनाथ को किनारे नहीं कर पा रहे हो, दिग्विजय सिंह को किनारे नहीं कर पा रहे हो, राजस्थान में अशोक गहलोत को किनारे नहीं कर पा रहे हो, बिहार में आपने अखिलेश प्रसाद सिंह को हटा तो दिया, लेकिन उनको किनारे नहीं कर पा रहे हो। और 70 सीट पर आप अड़े हुए हो। हालत ये हो गई कि नामांकन खत्म होने की अंतिम तारीख नजदीक आ गई है। पहले चरण के नामांकन की अंतिम तारीख 17 तारीख है। दूसरे चरण का भी नामांकन जारी है, 20 अक्टूबर को उसकी आखिरी तारीख है। उसके बाद दीपावली आ जाएगा, कुछ दिन बाद छठ आ जाएगा। आप कहां से चुनाव प्रचार करो? आप सत्ता पक्ष में नहीं हो कि आपको तमाम अनुमति मिलते जाए। आप उम्मीदवार की घोषणा करोगे, फिर वो चुनाव कार्यालय खोलेंगे, चुनाव कार्यालय खोलने की औपचारिक अनुमति लेंगे, उसके बाद फिर अपने गाड़ियां तय करेंगे, अपने पोलिंग एजेंट तय करेंगे। उसके बाद फंड की जरूरत होती है, चुनाव लड़ने के लिए पैसे की जरूरत होती है ना। फंड की जरूरत करनी पड़ेगी, कार्यकर्ताओं को लगाना पड़ेगा, आपको गाड़ियां, टू व्हीलर, बाइक, स्कूटर, स्कूटी, इन सब का जुगाड़ करना पड़ेगा। उनके लिए पेट्रोल का जुगाड़ करना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं के लिए 24 घंटे खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये तमाम व्यवस्था छोटी छोटी। अब राहुल गांधी तो लड़ते हैं, राहुल गांधी के लिए व्यवस्था तो तैयार होती है, रायबरेली लड़े, अमेठी लड़े या वायनाड लड़े, वो तो कांग्रेस का वहां सिस्टम तैयार होता है। लेकिन आम उम्मीदवारों को ये सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है और आप अभी तक उम्मीदवार तय नहीं कर पा रहे हो। क्या जरूरत थी आपको इस समय विदेश जाने की? आप बैठते उस दिन तेजस्वी यादव के साथ, 10 घंटे बैठते, 12 घंटे बैठते। अमित शाह उस दिन कितने घंटे बैठे थे जेपी नड्डा के घर पे? 9 घंटे बैठे थे, एक एक सीट पर विचार विमर्श किया था। और बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं, कांग्रेस की बैठक चल रही थी सीएसी, उसमें 2-3 सीटों का जिक्र आया। बड़े आराम से कृष्णा लावरू ने राहुल गांधी की तरफ देखा, राहुल गांधी ने कहा बाद में डिसाइड करेंगे। सोनिया गांधी वर्चुअली जुड़ी थी, उसमें ऑनलाइन जुड़ी हुई थी। सोनिया गांधी ने इंटरवीन किया, उन्होंने 3 सीटों का नाम लिया और फिर वहां पे जो दावेदार थे उनके परिवार के बुजुर्गों का भी नाम लिया, जिनमें से कईयों की मृत्यु भी हो चुकी है। उन्होंने कहा नहीं, ये कांग्रेस के पुराने परिवार है, इनके पिताजी ये थे, इनके दादाजी ये थे, तो इनको टिकट मिलना चाहिए। सक्रिय राजनीति से अलग होने के बावजूद सोनिया गांधी के पास बिहार की 3 विधानसभाओं और कांग्रेस के 3 पुराने राजनीतिक परिवारों के बारे में इतनी महीन से महीन जानकारी थी, जो जानकारी राहुल गांधी के पास क्यों नहीं होती? राहुल गांधी के टेबल पे वो जानकारी क्यों नहीं रखी जाती? राहुल गांधी को इन तथ्यों के बारे में क्यों नहीं बताया जाता है कि जिस टिकट पर, जिस सीट पर विचार विमर्श होना है, उस पर जो दावेदार है वो कांग्रेस का कितना पुराना नेता है?
कांग्रेस का कितना दिग्गज नेता है। ये तमाम चीजें हैं जो राहुल गांधी को कम से कम अब तो तय करना पड़ेगा कि भैया अगर आपको बीजेपी से लड़ना है, अगर आपको नरेंद्र मोदी अमित शाह से लड़ना है तो 24 घंटे सातों दिन की राजनीति करनी होगी, उनके पिच पर जाकर लड़ना होगा। और जब आप खुद मान चुके हैं कि उनके स्लीपर सेल और उनके एजेंट आपकी पार्टी के अंदर है, आपके इर्द गिर्द है, कहा यह जाता है कि राहुल गांधी कोई फैसला करते हैं, उसका पूरा कार्यक्रम तय होकर उनकी टेबल पर आने से पहले कहीं और पहुंच जाता है, बीजेपी के एक बड़े दिग्गज नेता के पास पहुंच जाता है। तो इसको कौन दूर करेगा? शिव कुमार मिश्रा, ये संतोष पाठक तो दूर करेंगे नहीं। और वो जो तथाकथित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिनको जयराम रमेश बुला रहे हो या पवन खेड़ा बुला रहे हो या सुप्रिया श्रीनेट बुला रही हो या अलका लांबा बुला रही हो, कोई तो बुला रहा है। या वो यूट्यूबर जिनको कांग्रेस तवज्जो दे रहे हैं, कोई तो तवज्जो दे रहा है ना। क्या सेटिंग है ये? सेटिंग जब तक राहुल गांधी नहीं समझ पाएंगे तब तक, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिन आने वाले नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के बुरे दिन, देश के मुख्य विपक्षी पार्टी के बुरे दिन, ये देश के लोकतंत्र के लिए भी बुरे दिन के समान है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि सरकार का मजबूत होना जितना जरूरी है, विपक्ष का भी मजबूत होना उतना ही जरूरी होता है। चलिए, आपने बड़ी महत्वपूर्ण ये चर्चा की है और कांग्रेस को इस पर बात करनी चाहिए। अब देखना यह है कि कांग्रेस का ये जो बीमारी है, इसकी दवा लेगी कि नहीं लेगी। दवा तो कांग्रेस को लेनी पड़ेगी, हमारे आपके दवा लेने से नहीं इलाज है। बीमार कांग्रेस है और कांग्रेस केवल ये दिखावा करती है बुखार आ गया, बुखार आ गया, बुखार आ गया। जब बुखार की दवा लेके कोई जाता तो कहता है कि अब पैरासीटामोल अब नहीं लेंगे। तो तय कांग्रेस करे, चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, या फिर ऐसे ही भूमिका में रहना है, ऐसे ही देश को बरगलाना है, देश को घुमाना है। इन्हीं मुद्दों पर हमें बात करनी है तो कांग्रेस जाने। कांग्रेस के लोग इस वीडियो को जरूर देखें और समझें। फिलहाल आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को नमस्कार।